मुझे खुशी हुई कि आज भी यहाँ है जब अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। अच्छा जी, मैं सबसे पहले तो आज आपको उस्मान बुज़दार से उनका तारीफ करवाना चाहता हूँ। मैं बड़ी बड़ी चीजें सुन रहा हूँ। मैं 1.5 महीना हुआ है हमें इक़्तिदार में, तो हर किस्म की बात सुनता हूं कि जी वो पंजाब में कोई लीडरशिप सही नहीं आई, तब्दीली किधर है, ये भी मैं सुनता हूं। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। उस्मान बुज़दार एक सबसे पासमानदा इलाके से आते हैं पंजाब के। ना वहां बिजली है, ना वहां पानी है, ना वहां अस्पताल है। एक उस इलाके से आते हैं जिससे कभी कोई सोच नहीं सकता था कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कोई बन सकता है। तब्दीली यह है कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, उसने बाहर इलाज करवाने नहीं जाना। उनको पता है कि पाकिस्तान के अस्पतालों का क्या हाल है, उनको ठीक करना है क्योंकि इनका इलाज इधर होगा। इनको पता है कि वहां गंदा पानी पीने से कितने बच्चों की क्या हालत होती है। मुझे बता रहे थे कि इनके हाथ में कई फौतगियां हुई हैं। इनको पता है कि वहां कैसे गुजारा करते हैं जब एक अस्पताल नहीं है इनके इलाके में। 2.5 लाख आबादी में अस्पताल नहीं है। ये एक आम इंसान की दर्द रखते हैं। मैं इसलिए एक आदमी को चुना जो, और उसके अलावा एक ईमानदार आदमी है। मैं बिल्कुल बेखौफ हूं कि मुझे पता है कि उस्मान बुज़दार करप्शन नहीं करेगा। सबसे बड़ा बजट है इस वक्त पंजाब का। जो पंजाब में पैसा खर्च हुआ पिछले 10 साल में, वो तकरीबन 8,000 अरब था। जो डेवलपमेंट फंड है पंजाब का, वो तीनों सूबों से ज्यादा है। जो सिर्फ लाहौर पे डेवलपमेंट फंड का पैसा सालाना खर्च होता है, वो सारे पख्तूनख्वा से 3 गुना ज्यादा है। तो मैं इस तरह का आदमी चाहता था जो मैं आंखें बंद करके समझूं कि मुझे पता है कि उस्मान बुज़दार करप्शन नहीं करेगा। ये मेरी सबसे बड़ी चीज है। और एक आम इंसान की दर्द रखने वाला, और फिर आजिज़ी है। सबसे मिलते हैं, ऐसे करके हाथ नहीं मिलाते। वो तो छोड़े, अगले पिछले जो थे वो 4-4 साल अपने एमपीए को नहीं मिलते थे, वो अपने वजीरों को साल नहीं मिलते थे। उस्मान बुज़दार सारे एमपीज को मिलता है। एक मुझे खातून का टेलीफोन आया, कहती मैं जानती भी नहीं थी, मैंने उनको टेलीफोन किया। एक केस था, बेचारी एक खातून जिसके ऊपर बड़ा तशद्दुद हो रहा था, कहती आधे घंटे के अंदर पुलिस गई वहां। तो ये इस तरह का मैं चीफ मिनिस्टर चाहता था, और मेरी नजर में ये है तब्दीली। तो मैं पहले इनको इंट्रोड्यूस इसलिए करना चाहता था कि ये जो मैं बार बार चीजें सुनता हूं, जी पता नहीं वो चीफ मिनिस्टर फेल हो गया। आज तक दुनिया की तारीख में एक गवर्नमेंट जब पावर में आती है, किसी के ऊपर भी कोई पहले 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने फैसला नहीं करता। टाइम दो और आपको पता चलेगा कि इंशाल्लाह ये सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के। अच्छा जी, मैं अब आगे चलता हूं। मैं ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं पहली दफा। ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरी जब से मेरी पार्टी पावर में आई है और मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूं। मैं ये समझता था ये जरूरी है कि अपनी कौम को मैं ये बताऊं कि ये हुआ क्या है हमारी कौम के साथ। ये जो पिछले दौर में तजर्बाकार पॉलिटिक्स हुई है, तजर्बाकार पॉलिटिशियन थे, इन्होंने आज किधर छोड़ा पाकिस्तान को। क्योंकि अभी तक ये याद रखें कि अभी हमारा ये जो सप्लीमेंट्री बजट, ये जो कह रहे मनी बिल हम लेके आए हैं, ये अभी आया है हमारा। अभी तक हमारी कोई पॉलिसी नहीं बनी। पॉलिसीज अब से हमारी शुरू होंगी। हमारी पॉलिसीज का आप पहली दफा देखेंगे इम्पैक्ट जो हम पब्लिक के सामने रखेंगे, वो 100 दिन के बाद है। 100 दिन एक जज किया जाता है एक पार्टी को, एक नई पॉलिटिकल पार्टी को। कोई भी पार्टी को इस स्टेज पे जज इसलिए नहीं करता कि अभी तो हम पॉलिसीज हमारी बन रही हैं, हम रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। इनके असरात आते आते जल्दी से जल्दी आपको 100 दिन में नजर आएंगे, और इंशाल्लाह ये बाद में आपको
आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि कितनी बड़ी तब्दीली आ रही है, क्योंकि हम एक जो अब ये समझे ना, गाड़ी जा रही है, इसका रास्ता बदल रहे हैं, इसका रुख बदल रहे हैं, और वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। जब हम अपना 100 दिन का जब हमारा पीरियड पूरा होगा तो हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो अभी तो जो पाकिस्तान के हालात हैं वो सारे पिछले 5-10 साल से जो हुआ है वो आपके सामने रखते हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान किधर खड़ा है? मैं ये बार बार कह बैठा हूं कि पाकिस्तान की जो कर्जा था आज से 10 साल पहले वो 6000 अरब रुपया था। 6000 अरब से गया 2013 में 15000 अरब। 6000 अरब पाकिस्तान की 60 साल तारीख का कर्जा चढ़ा हुआ था, और सिर्फ 5 सालों में वो 6000 से 15000 अरब पे गया। और तब नून लीग कहती थी कि आसिफ जरदारी का बदतरीन दौर था पाकिस्तान की तारीख में। आप सब सुनते होंगे, क्योंकि आप इतने छोटे तो नहीं, आपको याद होगा वो कि जब ये कहते थे कि जी बदतरीन दौर है। 2013 से 2018 तक पाकिस्तान का कर्जा गया 28,000 अरब पे। कभी भी इतना बड़ा जंप कर्जे का इस मुल्क की कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था। 28,000 अरब पे आज पाकिस्तान का टोटल कर्जा खड़ा हुआ है। हमारा जो बैरून मुल्क कर्जा था वो गया 60 अरब डॉलर से 95 अरब डॉलर पे। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था जो 2013 में वो था 2 अरब डॉलर, और अब है 16 अरब डॉलर इस 2018 में। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये एक, आप जब कहते हैं ना कि जी बड़ी तजर्बाकार टीम है, पंजाब स्पीड थी, हमने बड़ी तरक्की की। आप एक समझ लें, घर है, मुल्क एक घर है। आपने अगर घर की सेहत जज करनी है कि घर की सेहत क्या है, तो सीधा सीधा एक सवाल पूछें कि आपके क्या खर्चे और आपकी आमदनी बैलेंस्ड है। आपकी सेहत बड़ी अच्छी है अगर आपकी आमदनी ज्यादा और खर्चे कम है। लेकिन जब आपके खर्चे ज्यादा और आमदनी कम है और आपको कर्जे लेने पड़ते हैं, इसका मतलब आपके घर की हालात बुरे हैं। तो जब एक मुल्क के ऊपर 28,000 अरब का कर्जा चढ़ जाए, इसका मतलब कि हालात बुरे हैं, और कभी भी इतने बुरे नहीं थे। उसके बाद आगे आ जाए, बिजली 480 अरब रुपए की सर्कुलर डेट 2013 में समझा जाता था कि तारीख में कभी इस तरह की गर्दिशी कर्जे यानी सर्कुलर डेट कभी इतनी नहीं हुई। पावर सेक्टर में, बिजली में इन्होंने आते साथ ही 480 अरब रुपया दिया, और उसके बाद आज कर्जा बिजली के पावर सेक्टर का कर्जा है तकरीबन 1200 अरब रुपया। 1200 अरब रुपया आज हमारा कर्जा चढ़ा हुआ है पावर सेक्टर में। गैस जिसका कभी खसारा हुआ ही नहीं था, 2013 में कोई खसारा नहीं था, आज 157 अरब रुपए का खसारा चढ़ा हुआ है गैस सेक्टर के ऊपर। फिर पाकिस्तान स्टील मिल 10 साल पहले 8 अरब रुपया सरप्लस पड़ा हुआ था पाकिस्तान स्टील मिल में 2008 में। वो स्टील मिल खसारे में गई जो 2008 से 2013 में, और वो स्टील मिल बंद हो गई नून लीग के इस पिछले दौर में, और आज उसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है 187 अरब। और रेलवेज उसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है 37 अरब। पीआईए का कर्जा था 2013 में 152 अरब, आज पीआईए का कर्जा है 360 अरब। मैं ये आपको सारे इसलिए बता रहा हूं
कि आपको पता हो कि आज पाकिस्तान खड़ा किधर है। मैं ये इसलिए अपनी कौम के सामने आज आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह इस मुल्क में जो भी मैंने 1.5 महीने में अंदर से अब गवर्नमेंट देखी है, इस मुल्क में इतनी पोटेंशियल है, इतनी चीजें हैं कि इंशाअल्लाह ये मुझे कोई शक नहीं है कि ये बड़ी तेजी से मुल्क उठेगा। हर तरह की, बलूचिस्तान जाओ तो वहां क्या चीज की कमी नहीं है। 4 ऐसे उनके मेन मिनरल्स हैं जिनकी इस वक्त असेस्ड वैल्यू है $460 अरब। पंजाब के अंदर, पख्तूनख्वा के अंदर हाइड्रो पोटेंशियल, यानी हर चीज यहां अवेलेबल है। इन्वेस्टर तैयार हैं पाकिस्तान के अंदर आने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। सिर्फ अगर हम जो देख रहे हैं कि हमारा करप्शन आप कम कर दे, गवर्नेंस सिस्टम कर दे, वो तैयार बैठे हुए आने के लिए। लेकिन ये जिधर आज हमें छोड़ा हुआ है, ये एक मुश्किल वक्त से पाकिस्तान गुजरेगा। सिंपल चीज ये है, मुश्किल वक्त से गुजरना है। अब ये जो बिजली का खसारा है 1200 अरब, अब अगर कीमतें नहीं बढ़ाएंगे ये खसारा और बढ़ जाएगा। वैसे ही लोग आज कर्जा देने के लिए बैंक कर्जा नहीं दे रहे आज बिजली के सेक्टर के ऊपर, क्योंकि 1200 अरब रुपए का कर्जा चढ़ गया। गैस के सेक्टर में जब 157 अरब रुपए का गैस का सेक्टर पे कर्जा है, वो अगर आप कीमतें ना बढ़ाएं वो कर्जा और ऊपर चला जाएगा। क्योंकि अब से लेके जब तक इंशाअल्लाह जब हम चेंजेस हमारे जब आने शुरू होंगे, तो तब तक कैसे हम इनको चलाएंगे, गैस और बिजली को। तो मैं आज आपके सामने एक बात कहने आया था, क्योंकि मैंने अब जो देखा, जो मैंने शहबाज शरीफ को मंडेला बनते देखा, जिस तरह जनाब लोग इस तरह उसको सामने आए हुए हैं, गाड़ी के सामने नारे मार रहे हैं, उनके लोग तकरीरें कर रहे हैं, तो मैं इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि देखिए 22 साल से मैं कह रहा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। ये जो आज हमको मैं आपको चीजें बताई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन की वजह से आज पाकिस्तान यहां खड़ा है। हमारा बच्चा बच्चा मखरूज हो गया है, इसके सब के पीछे करप्शन है। क्या किसी को यह समझ नहीं आ रही थी जब ये कर्जे बढ़ते जा रहे थे कि हमें इस्लाह करनी है, हमने ये सारे इदारों को ठीक करना है? किसी को नहीं समझ आ रही थी कि आप कर्जे लिए जा रहे हैं, ये सोचे कि कर्जे वापस कैसे करने थे। क्या किसी ने सोचा था कि कर्जे वापस कैसे करेंगे? आप जब एक कर्जा लेते हैं, मैं फैक्ट्री के लिए कर्जा लेता हूं, मैं फैक्ट्री से नफा कमाता हूं, मैं फिर कर्जे वापस कर देता हूं। आप ऑरेंज ट्रेन के लिए कर्जा ले रहे हैं और वो मजीद और खसारे में जा रही है। ये जो 3 मेट्रोज बनाई हैं, आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट हर साल इसके ऊपर कितना खसारा अदा कर रही है? 8 अरब 800 करोड़ रुपया। तो पहले कर्जे लेके चीजें बना रहे हैं और वो मजीद और नुकसान कर रही हैं, तो ये कर्जा वापस कैसे करना है? और क्या इनको ये समझ नहीं थी कि ये कर्जे की कीमत अदा कौन करेगा? कौन करेगा कर्जे की कीमत अदा? जो लोग कर्जा दे रहे हैं उनको कर्जा वापस मांगना है, वो कैसे अदा होगा? सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त 70,000 लोग हैं जो टैक्स देते हैं, जिन्होंने टैक्स अपनी तनख्वाह दिखाई है 2 लाख रुपए महीना से ज्यादा। सिर्फ 70,000 लोग हैं 22 करोड़ लोगों के अंदर। अब तो इन्होंने तो नहीं देना टैक्स, तो कौन टैक्स देगा? अवाम देगी, महंगाई के जरिए। तो क्या इनको नहीं पता था? तो असेंबली में जब मैं देख रहा था, खड़े होकर कह रहे हैं जी वो चीजें महंगी हो गई, तो चीजें महंगी होनी है, ये जो आप छोड़ के जा रहे हैं, इसके अलावा कैसे कर्जा वापस करना है? तो मैं आज इसलिए फिर से मैं रिपीट करता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूं कि सिर्फ एक तरीका है, हम महंगाई ना करें, हम कर्जा वापस भी करें और महंगाई ना करें। सिर्फ एक तरीका है, इनका चोरी किया हुआ लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान में वापस लेके आए। सिर्फ एक तरीका है कि पैसा, ये जो करप्शन का पैसा है, ये वापस करें। उसके अलावा और
थोड़ी देर अभी आगे जाके मैं आपको बता रहा हूं कि इंशाल्लाह हम जो कदम उठा रहे हैं, ये हम इतना पैसा इकट्ठा करेंगे, इस मुल्क में कोई पैसे की कमी नहीं है। लेकिन ये जो पीरियड है, जो भी हम करेंगे, मसलन हम एफबीआर को ठीक कर रहे हैं, हम टैक्स बेस बड़ा कर रहे हैं, हमने अभी नोटिस दे दिए हैं लोगों को जिनके पास बड़े बड़े घर हैं, टैक्स नहीं दे रहा है, लेकिन उसको टाइम लगेगा। हमने अभी, मैं आपको बताऊं, हमने 10,000 प्रॉपर्टीज पकड़ी हैं जो बाहर हैं, मुल्क से बाहर, बरतानिया में, दुबई में, यूएई में 10,000 प्रॉपर्टीज। अब इनकी हम तफ्तीश कर रहे हैं, इनमें जायज भी होंगी, लोगों ने टैक्स दे के पैसे से बाहर पैसे लेके गए हुए हैं, जायज चैनल्स के जरिए लेके गए हैं, लेकिन ये इनको भी पता था कि इन्होंने कभी तफ्तीश नहीं की। क्यों नहीं उन्होंने पता चलवाया कि दुबई के अंदर पिछले 4 साल में 900 अरब रुपए की पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टी ली है? क्या इनका बनता नहीं था कि पता चलवाते कि ये क्या पैसा जायज बाहर गया है? 9 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर गया है। क्या किसी ने पता नहीं चलाना था कि यहां हम भीख मांग, हम कर्जे लेते फिर रहे हैं, मुल्क मकरूज हुआ है, इनके 5 साल में 35 अरब डॉलर का कर्जा लिया है। तो कोशिश यही कर लेते कि शायद अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और ये बच जाए पैसा, तो हो सकता है कि हमें कर्जा ना लेना पड़ता। किसी ने कोशिश नहीं की, हम कर रहे हैं। हम अभी तक हमने 895 प्रॉपर्टीज की डिटेल्स मंगवा ली हैं। हमने 300 लोगों को अब नोटिस दे दिए, जिनमें से मैं अभी भी आपको बता दूं कि एक दो बड़े हम जिनके वहां दुबई में फ्लैट्स हैं, नाम बता दो। नहीं, वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन वो एक बड़ी शख्सियत के वो नौकर के नाम पे है। आपको पता है ना, पाकिस्तान में कमाल चीजें हो रही हैं। फलूदे वाले के पास 2 अरब रुपया निकला है। तकरीबन 70 ऐसे अकाउंट्स पकड़े गए हैं। हाँ, तकरीबन 70 अकाउंट्स पकड़े गए हैं। कोई बेचारा छाबड़ी वाले के पास कोई करोड़ रुपया निकला है, और अभी लॉटरी नहीं जीता, वैसे ही निकला है, उसे नहीं पता। कोई स्टूडेंट के नाम पे करोड़ रुपया निकला है। ये हमारी FIA अब ये सारी चीजें कर रही है। ये पहले भी हो सकता था, ये हमारे दौर में, तो ये इस पे भी इंशाल्लाह हम काफी पैसा इकट्ठा करेंगे। उसमें हम एक और काम कर रहे हैं। हमने एक यूनिट सेटअप किया है अपने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर, और अब उस यूनिट का सिर्फ काम ये होगा, एसेट रिकवरी यूनिट है। उसमें हमने FIA से भी लोग रखे हुए हैं, उसके अंदर FBR के भी लोग हैं, स्टेट बैंक के भी लोग बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ बाहर से जो पाकिस्तानी पैसा बाहर गया है उसको रिकवर करने का ये यूनिट है। उसके लिए हमने MOUs भी साइन कर लिया, बरतानिया के साथ भी, स्विट्जरलैंड के साथ हम करने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनसे भी, और उनसे अच्छी बातचीत हो रही है। दुबई से भी हम कोशिश करेंगे। हमारी सिर्फ कोशिश है उनसे इंफॉर्मेशन लेना। ये इंफॉर्मेशन स्विट्जरलैंड से बड़ी 2014 के बाद कोई भी ले सकता था, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की लेने की, तो वो भी हम ले रहे हैं। तो ये हम पैसा लेके आ रहे हैं। हमने अब एक्सपोर्ट्स के लिए खास तौर पे अपनी इंडस्ट्री की मदद किया ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े। इन्वेस्टमेंट हम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। आप देखेंगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। गवर्नेंस सिस्टम ठीक कर रहे हैं, चोरी रोक रहे हैं। बिजली की एक और तरीका हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजली की चोरी रोकें, पावर जनरेशन प्लांट ठीक करें, ट्रांसमिशन लाइंस ठीक करें, लेकिन इसको टाइम लगेगा। अभी सिर्फ एक ही तरीका है कि हम ये जिस तरह की चोरी हुई है पाकिस्तान में, ये रिकवर करें। तो मैं अभी बताऊंगा कि हम कैसे जा रहे हैं, लेकिन मैं अब फिर वापस आता हूं हमारे मंडेला साहब के ऊपर, कि जिस तरह की उन्होंने ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं कौन सी क़यामत आ गई, कि जनाब उनको बुला लिया तफ्तीश, और मुझे कह रहे हैं क्या मैं विक्टिमाइजेशन कर रहा हूं कि ये जनाब इमरान खान करवा रहा है विक्टिमाइजेशन। उनके लोग बोल रहे थे विक्टिमाइजेशन होती है जब आप इक्तदार में आके लोगों के ऊपर वो केसेस करते हैं जो बेबुनियाद होते हैं। ये विक्टिमाइजेशन हम कैसे करें? ये जो केसेस हैं, ये 10-10 महीने पहले केस चल रहे हैं। ये जो केस है,
ये वो केस है जिसपे मुझे बड़ा इतराज हुआ कि चेयरमैन नैब ने एक स्टेटमेंट दी इलेक्शन से पहले। उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शन से पहले अब कोई केसेस शहबाज शरीफ के ऊपर नहीं करेंगे, उनको हम नैब पे नहीं बुलाएंगे। मैं हैरान हो गया देख के, ये कौन सा इंसाफ है। मुझे बड़ा इख्तलाफ है अपने नैब के चेयरमैन से। ये ऐसे ही है कि जनाब एक क्रिकेट मैच हो रहा है, मैच फिक्सिंग में कोई पकड़ा जाए और वो कहने जी अभी हम नहीं पकड़ेंगे, जब सीरीज खत्म होगी फिर पकड़ेंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका मैच, ऑस्ट्रेलियन कप्तान जो कि ऑस्ट्रेलियन की तारीख का शायद सबसे बड़ा खिलाड़ी निकल रहा है, वो बॉल टेम्परिंग में पकड़ा गया। तो ये ऐसे है कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड कहने जी पहले सीरीज खत्म हो जाए फिर एक्शन लेंगे। कानून तो वो होता है जब कोई जुर्म होता है आप एक्शन लेते हैं। तो नैब चेयरमैन कह रहे हैं नहीं जी पहले इलेक्शन हो जाए फिर। और अब नून लीग वाले कह रहे हैं कि देखें जी ये इलेक्शन को मुतासर करने के लिए किया है। ये 7-7, 8-8 महीने, साल पहले केसेस शुरू हुए थे। ये केसेस बहुत पहले खत्म हो जाने चाहिए थे। कहते हैं जी इमरान खान ने केसेस कराए हैं। अगर इमरान खान के नीचे आज नैब होती तो कम से कम 50 लोग जेलों में होते आज। ये शुक्र करें मेरे नीचे नैब नहीं है। मैं तो अब देख रहा हूं ना चीजें। एफआईए मेरे नीचे है, आईबी मेरे नीचे है। अब तो एफबीआर के मैं ये जो चीजें देखी हैं, जो लोगों के हमने चीजें निकाली हैं, मैं हमेशा मुझे पता था कि करप्शन बहुत बड़ी हो रही है पाकिस्तान में। मुझे अंदाजा नहीं था कितनी करप्शन हो रही है इस मुल्क में। अभी मैं ये जो जितने भी वो मैं देख रहा था, सारे लाइनों में बैठ के बड़ी शक्लें बना के कि जी बड़ा जुल्म हुआ शहबाज शरीफ से, मैं उनकी शक्लें देख रहा था। उनमें से मुझे कई वो लोग नजर आ रहे थे जो मुझे पता है उनके कितनी बड़ी, अभी उनका भी नाम आने वाला है। और मुझे लग रहा था वो इसलिए ऊंची ऊंची शहबाज शरीफ के लिए नहीं बोल रहे थे कि उनको कोई शहबाज शरीफ किसे बहुत प्यार है या उनको लगता है कि ये बेकसूर है। वो डरे हुए उनकी बारी आने वाली है और इनकी बारी आएगी। ये जो ड्रामे हो रहे हैं ना जी, जमहूरियत खतरे में है, ये जमहूरियत बचाने के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं। ये सारे याद रख लें कि जो भी आपने मुजाहरे करने हैं, आपने अगर धरना देना तो मैं कंटेनर आपको दे देता हूं। असेंबली में अगर आपने कोई शोर मचाना है बेशक मचाएं। मैं अपनी कौम से वादा करके आऊं कि मैंने एक एक को पकड़ना है, एक को नहीं मैंने छोड़ना। जो इन्होंने इस कौम से जुल्म किया, हमारे बच्चे बच्चे को मकरूज किया है, ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। कोई एनआरओ नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। इस कौम को आपने, हमारे बच्चों को उनका जो हक था, जो बेचारे आधी आबादी, हमारे आधे बच्चे स्टंटेड ग्रोथ है, ग़िज़ा नहीं मिलती पूरी। यहां बीमारियां देखें पाकिस्तान में, हेपेटाइटिस सी की एपिडेमिक है, सबसे ज्यादा गंदा पानी पीने की बीमारियों से बच्चे मर रहे हैं हमारे। दुनिया में तकरीबन सबसे ज्यादा औरतें मरती हैं डिलीवरी पे। हमारे अस्पतालों में 4-4 लोग बिस्तरों पे हैं। और ये लोग जो इस मुल्क को बेदर्दी से इन्होंने चोरी किया है, ये समझते हैं कि ब्लैकमेल कर लेंगे कि जिद मुजाहरे करके और हम कुछ नहीं करेंगे। मैं फिर से आपको कहता हूं, आप और काम को कहता हूं, आप कौम को कह रहा हूं बेफिक्र हो जाओ, हमने किसी को नहीं छोड़ना। ये मुल्क, अगर इस मुल्क को हमने निकालना है इस दलदल से, तो जब तक हम करप्शन के ऊपर काबू नहीं पाएंगे ये मुल्क नहीं निकलता। मलेशिया के अंदर कल उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर की बीवी को उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ लिया। उन्होंने तो नहीं कहा जमहूरियत खतरे में आ गई है। उधर साउथ कोरिया के एक्स प्रेसिडेंट को 15 साल की करप्शन में जेल दे दी है, वहां तो जमहूरियत खतरे में नहीं हुई। चाइना के अंदर 4 सालों में 400 से ज्यादा वजीरों को जेलों में डाला है, कईयों को फांसियां दी हैं। वहां तो उनकी ग्रोथ नहीं रुकी, वो तो सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। यहां जिसको हाथ डालो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। उधर वो बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट है, ऊंची ऑपोजिशन लीडर को पकड़ लिया। जमहूरियत तकड़ी तब होती है जिस जमहूरियत के अंदर इत्तेसाब होता है, जिस जमहूरियत में हुक्मरानों जवाबदेह होते हैं। मुझे इन्होंने
अब विक्टिमाइजेशन की ये बात करते हैं। मैंने जब से पैनामा उठाया 6 मेरे ऊपर केसेस किए उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे। इन्होंने 33 मेरे ऊपर एफआईआर काटी दहशतगर्दी के ऊपर। इन्होंने मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस किया। 1 साल मैंने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट में। मैं तो कोई इख्तियार में ही नहीं कभी रहा था। मैंने 40 साल पुराने रिकॉर्ड्स के जवाब दिए सुप्रीम कोर्ट में।